नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप लोग, मुझे एक बार बता दीजिए ताकि मैं जान पाऊं कि आपको यहाँ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं है, आप बड़े खास व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। और बहुत बढ़िया लगेगा मुझे अगर आप यहां पर आए हैं, चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। नव वर्ष आज है, न्यू ईयर आज है, पहला दिन आज है और आप सभी जानते हैं कि वो खासम खास है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि खास तो आप भी हैं भाई, हैं? चलिए, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी खासम खास बच्चे क्लास में आ चुके हैं। जैसे मैं बात करना चाहूंगा, विवेक कुमार है, सोनिया है, सोनी है, राधे है, हिना मलिक है, वैष्णवी मलिक है, निशा है, साध्वी है, सिद्धि है, सचिन चौधरी है, तनु अग्रवाल है, रोहित जोगी है, मणिपाल सिंह है, सुष्मिता सिंह है, राधे हैं, ठीक है, अब जानवी है, पल्लवी है, अवंतिका है, अनुराग ठाकुर है, कुमारी लक्ष्मी है, खुशीपाल है, पुष्पेंद्रा है, अवंतिक है, ठीक है, बलराम है, सचिन है, देवकी है और भी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। आई एम अनेबल टू रीड ऑल द नेम्स इन द क्लास। सबका नाम ले पाना थोड़ा मेरी सामर्थ्य की शायद बात ना हो, क्योंकि यहां पर इतने कमेंट हैं, आप लोगों का जो प्यार है जो कि मेरे हृदय में आ चुका है, समा चुका है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप सभी जानते हैं कोई आम क्लास नहीं है, पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो क्षेत्र, राज्य और यूरोपीय शक्तियों का उदय, अपनी सेकंड यूनिट चल रही है। शुरुआत की 2 यूनिट में जितना समय लगेगा, 3 यूनिट में जितना समय लगेगा, उतना आगे की 5 यूनिटों में समय लगेगा, ये मान के चलना। और अगर मैं बात करूं शुरुआत की 4 यूनिट में इतना समय लगेगा, उतना बाकी की जो 6 यूनिट है उनमें समय लगने वाला है, तो काफी कम रहने वाला है। ठीक है, अच्छा खासा ड्यूरेशन होगा। और अगर मैं अब बात करूं तो हम डिस्कशन कर रहे थे कल अवध किंगडम के बारे में। किंगडम ऑफ अवध, जो अवध क्षेत्र राज्य है, इसका जो डिस्कशन है वो चल रहा था मेरे भाई। तो फटाफट बताइए। ठीक है, माहौल पूरा वेवी। वैशाली का कहना है ऐसा, बहुत बढ़िया। वैशाली बच्चे, इसमें मैंने बताया था शदाद खान के बारे में, जो अवध किंगडम का फाउंडर है। इसका नाम शदाद खान है या फिर इसको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य आप देखेंगे, इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, इंपोर्टेंट वर्क, महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य या फिर इंपोर्टेंट वर्क्स, इंपोर्टेंट वर्क, इंपोर्टेंट वर्क्स, महत्वपूर्ण कार्य या इंपोर्टेंट वर्क्स। सबसे पहले इनके द्वारा अवध जो क्षेत्र था, जो अवध क्षेत्र था, उस अवध क्षेत्र को सप्तहजारी और पंचहजारी भागों में विभाजित कर दिया गया। अवध को सप्तहजारी व पंचहजारी भागों में विभाजित किया गया। अवध के क्षेत्र को, अवध क्षेत्र को, अवध क्षेत्र को सप्तहजारी, सप्तहजारी व पंचहजारी, पंचहजारी क्षेत्रों में विभाजित किया गया। क्षेत्रों में विभाजित किया गया, में विभाजित किया गया, विभाजित किया गया। अब इसका तात्पर्य समझिए। ठीक है, चलिए, इसका मतलब यह है कि बाबू इसने ना क्या काम करा, इसने रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, राजस्व के अनुसार क्षेत्रों का विभाजन किया। राजस्व के अनुसार क्षेत्रों का विभाजन किया, यानी कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां से 5,000 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो उसको इसने पंचहजारी क्षेत्र कहा। कोई ऐसा क्षेत्र जहां से 7,000 रुपए का टैक्स मिलेगा तो उसको सप्तहजारी क्षेत्र कहा। तो ये इसके द्वारा किया गया सबसे इंपॉर्टेंट काम था जो इसने किया है। ठीक है, ही डिवाइडेड द एरिया ऑफ अवध एज सप्तहजारी और पंचहजारी। डिवाइडेड एरिया एज सप्तहजारी और पंचहजारी। डिवाइडेड डिवाइडेड द एरिया एज सप्तहजारी एंड पंचहजारी एंड पंचहजारी। डिवाइडेड द एरिया एज सप्तहजारी एंड पंचहजारी। इस हिसाब से उसने एरिया को डिवाइड कर दिया है। किस हिसाब से करा है भैया? सप्तहजारी के नाम से और पंचहजारी के नाम से उसने एरिया को डिवाइड किया है।
समझ में आई बात? जी हाँ। इसके अलावा सप्त हजारी और पंच हजारी एरिया तो चलो डिवाइड हो गया, बात भी हो गई, डन भी हो गई। इसके अलावा क्या काम किया गया वो समझिए, इसके अलावा क्या काम किया गया वो समझिए, बताइए सर। भाई ये सप्त हजारी पंच हजारी चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि जी सप्त हजारी पंच हजारी डिवाइडेड, ओके डन, ओके नो इशू, ठीक है भाई। लेकिन इसके अंदर एक और इशू आपको देखने को मिलेगा, एक और इशू आपको देखने को मिलेगा, और वो इशू कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि इसी के समय में एक और घटना हुई है कि 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था, इसी के समय में किया था। 1739 में नादिर शाह अटैक दिल्ली, 1739 नादिर शाह अटैक दिल्ली इन हिज टेन्योर। नादिर शाह अटैक दिल्ली, नादिर शाह अटैक दिल्ली, अटैक दिल्ली, अटैक दिल्ली। जो फारसी लुटेरा था नादिर शाह, नादिर शाह ने इसी के समय में हमला किया था। जो है ना फारसी लुटेरा नादिर शाह, उसने इसी के समय में हमला किया था वहां पर दिल्ली में। तो जो नादिर शाह है एक फारसी लुटेरा, उसने इसी के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह, नादिर शाह ने आक्रमण जो किया है किसके समय में किया है बाबू? इसी के समय में किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा एक बात और समझना, जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली की रक्षा की जिम्मेदारी इसकी भी थी। थोड़ा दिमाग लगाइयो, मैं क्या कह रहा हूं, मतलब तुम्हें मैप पे बतानी पड़ेगी। ये बहुत डिस्प्यूटेड घटना है, ठीक है, हर कोई नहीं बताता इसके बारे में, बट मैं बताता हूं, ठीक है, मैं भी बताता हूं। लेकिन वो है कि क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो कहीं से पढ़ लो, पर जीनी है तो आपको इस क्लास में आना पड़ेगा। क्या इसी ने बुलाया था कि नहीं? इसने बुलाया नहीं था यार, इसने बुलाया नहीं था। मैंने कहा था कि हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन अगर जीनी है तो फिर आपको इस क्लास में ही आना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया अपना मैप इंडिया का, ठीक है, काफी क्लासी मैप जो है मैंने बनाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर जो है, इधर है अपना दिल्ली, ये दिल्ली है, और ये पूरा है मुगल एम्पायर, यह है पूरा मुगल एम्पायर। इस तरीके से विस्तृत है मुगल एम्पायर, बस ऐसा है। यहां है अवध क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है दिस इज अवध एरिया, अवध रीजन, यह है बाबू अवध का क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यही बताना चाहूंगा, वैसे उस समय जो मैप था वो कुछ इस प्रकार का था भारत का। अब यहां अवध वाला जो क्षेत्र है ना बाबू, अवध, अवध, अवध में उस समय जैसे मैंने बताया शादात खान हुआ करता था, सादात खान, यही शादात खान, जी सर। और यहां पे जो है ये मुगल वंश है, ये क्या है? ये मुगल हैं जी, मुगल। तो यहां पे फारसी लुटेरे ने जब अटैक किया, जब फारसी लुटेरे ने यहां पर अटैक किया तो मुगलों पर अटैक था, दैट वाज अ बैटल डायरेक्टली अगेंस्ट टू मुगल्स, ठीक है। चलिए अब यहां से एक फारसी लुटेरा आता है, फारस से आया है, तो फारस कहां है बाबू? यहां है फारस, फारस, फारस को आज की डेट में बोलते हैं बाबू ईरान, ईरान। उस समय फारस यानी पर्शिया। यहां से एक लुटेरा आ रहा है, नहीं ऊपर से आना पड़ेगा ना इसको, इस तरीके से आया, ये इसका रूट है। इसने दिल्ली पर अटैक किया है, हरियाणा के पास जो करनाल है पहले इसने वहां पे बैटल भी लड़ा था, ठीक है। अब इस अटैक में जब ये यहां पे आया, ठीक है, नादिर शाह, ठीक है, यहां का एक लुटेरा नादिर शाह जब आया, नादिर शाह, तो यहां पर दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी सादात खान की भी थी, दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी सादात खान की भी थी। अब ये जो शादात खान है ना बाबू, ये जो शादात खान है, हाँ, ये इस हमले को रोक नहीं पाया, ये हमले को रोक नहीं पाया, रोक नहीं पाया, नहीं पाया, हमले को रोक नहीं पाया। इसकी जिम्मेदारी थी हमले को रोकना, लेकिन रोक नहीं पाया। अब ऐसी परिस्थिति में ये अपने आप को बड़ा ह्यूमिलेटेड फील करता है, फेल्ट ह्यूमिलेटेड, फेल्ट ह्यूमिलेटेड, मतलब ह्यूमिलेटेड का मतलब होता अपमानित महसूस करना। इसने अपने आप को कैसे महसूस किया? अपमानित, कि यार वो अटैक मुझे रोकना था, मैं नहीं रोक पाया, ये तो यार हर जगह थू 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 हो गई इसकी। तो ये बात आपको, ये बताओ, ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई
ठीक है, इसका इसका जिम्मेदारी थी कि दिल्ली पर आक्रमण को रोके, विदेशी हमलों से रोके, दिल्ली को बचाए, पर ये नहीं बचा पाया। तो अब समझ रहे हो, तो चारों तरफ मार्केट में इसकी उथू होगी कि यार ये क्या है, क्योंकि नादिर शाह ने फिर इसके एरिया को भी लूटा था। नादिर शाह ने इसके एरिया को भी लूटा था। नादिर शाह ने इसके एरिया को भी लूटा था, फिर अवध को भी लूटा था। ना कि सिर्फ इसने दिल्ली को लूटा, उसके बाद इसने अवध को भी लूटा। तो अब और ज्यादा किरकिरी हो गई, अब और ज्यादा किरकिरी हो गई। ठीक है, तो एक तो बेइज्जती तो हो ही रही थी, ऊपर से उनके सामने और हो गई। वो कौन, अरे मतलब ये बिल्कुल ऐसी परिस्थिति बन गई कि आप मार्केट में गए और मार्केट में किसी दुकान के सामने आपके फोन का गूगल पे नहीं चल रहा है, तो एक तो वहां दुकान वालों के सामने बेइज्जती हो गई। अब ऐसे में आपकी जो वो है वो भी उसी दुकान पे आके कुछ सामान लेने लगी, उनके सामने वो बिल्कुल नहीं चल रहा है गूगल पे। अब समझिए कैसी बीतेगी। अब इस आदमी पे कैसी बीतरी होगी, अब वो सोचो आप, बहुत बुरी बीतरी होगी। हाँ, अब जब इतनी बुरी बीती इस पे, तो इसकी वजह से इसका जो दिमाग है वो चलामान हो गया, दिमाग चलामान हो गया। असलियत में ये अपना जो है आपा खो बैठता है, जिसकी वजह से ये लज्जित महसूस करता है और उसी के कारण ये आत्महत्या कर लेता है। आत्मदाह मतलब मर जाता है, ठीक है, सुसाइड कर लेता है। तो 1739 में इसने कर लिया सुसाइड। तो 1739 ही कमिटेड सुसाइड। तो इसी से लज्जित होकर 1739 में उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। 1739 में इसने कर ली बाबू आत्महत्या। 1739 में इसने आत्महत्या कर ली, डाइड, आत्महत्या, डाइड। ठीक है, सुसाइड भयंकर होगी बुरी। हाँ बस, तो बस इसने आत्महत्या कर ली। बात है समझ में, ये मैटर था। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसका बेटा बनेगा अगला रूलर, जिसका नाम है सफदर खान। अगला रूलर बनेगा सफदर खान। लक्ष्मी पांडे नाम की एक लड़की है जिसका जन्मदिन है भाई। आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान करे कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा हो। ठीक है, अब बाबू ये नोट हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनेगा वो इसका बेटा बनेगा, जिसके बेटे का नाम है सफदरगंज। पूरा नाम है अबुल मंजूर खान सफदरगंज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट रूलर आप देखेंगे सफदरगंज। नेक्स्ट रूलर कौन है बाबू, सफदरगंज। अब है अवध का सेकंड रूलर सफदरगंज। नेक्स्ट रूलर सफदरजंग। सफदरजंग, जैसा मैंने बताया सफदरगंज का जो पूरा नाम था वो किस प्रकार से था वो समझेंगे। अबुल मंजूर खान सफदरगंज। अबुल मंजूर खान, ठीक है, इसका फुल नेम क्या था, अबुल मंजूर खान, मंजूर खान, मंजूर खान सफदरगंज। अबुल मंजूर खान सफदरगंज, मंजूर खान, मंजूर खान। तो बाबू अबुल मंजूर खान सफदरगंज जो था वो इसका नेम आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसने क्या क्या किया है। ठीक है, चलो बात यह है जी, ये जो आदमी है ना, इसने मुगलों के अधीन शासन किया, इसने मुगलों के अधीन शासन किया है। ठीक है, इसने मुगलों के अधीन शासन किया, मुगलों के अधीन शासन किया है इसने। इसका शासन मुगलों के अधीन रहा, मुगलों के अधीन रहा, के अधीन रहा, अधीन रहा। ठीक है, इवन इसकी जो नियुक्ति है, इसका जो अपॉइंटमेंट है वो किसने किया था। ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट किसने किया था, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, नियुक्ति, इसकी जो नियुक्ति हुई है बाबू, इसकी जो नियुक्ति हुई है वो किसके द्वारा की गई, कोई बताएगा
कि सर इसकी अपॉइंटमेंट या इसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की गई है, नाम लिखिए। ठीक ठीक है, इसकी नियुक्ति की गई है मोहम्मद शाह के द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा। अब मोहम्मद शाह कौन है? मोहम्मद शाह बताओ कौन है? मोहम्मद शाह द्वारा। मोहम्मद शाह कौन है? जो मुझे मोहम्मद शाह बता देगा मैं मान जाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, जबकि मोहम्मद शाह बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत जोर का आदमी था। ठीक है, चलो इसका अपॉइंट किसने किया था? इसने किया था, मोहम्मद शाह ने इसको अपॉइंट किया था। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें आप नोट कर लेंगे कि भाई ये वजीर भी रहा है। जो अहमद शाह नाम का राजा था, अहमद शाह मुगल बादशाह, अहमद शाह मुगल बादशाह, अहमद शाह मुगल बादशाह, अहमद शाह मुगल बादशाह का वजीर भी रहा है, का वजीर भी रहा। अहमद शाह जो मुगल बादशाह था उसका वजीर भी रहा था। बहुत बढ़िया। ये कौन सा सर? रंगीला राजा। हाँ भाई ये वही है, रंगीला राजा। ये वही है जिसको रंगीला राजा नाम का टाइटल मिला है, इसी को रंगीला राजा बोलते थे। रंगीला राजा, रंगीलो मारो ढोल नो। ठीक है, ओके। अहमद शाह का वजीर रहा है काफी लंबे टाइम। ठीक है, इसके बाद सुजाउद्दौला। नेक्स्ट है सुजाउद्दौला। नेक्स्ट है बाबू कौन? अच्छा, इसका टेन्योर तो मैंने लिखा ही नहीं। 39 से 54, 1739 से 54, 1739 से 54 इसका टेन्योर रहा था, जिसका नाम रोशन अख्तर। बाबू रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का नाम था। बनीता जी लिख भी रही हैं, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम सुजाउद्दौला की बात करते हैं। सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला अगला बनेगा इसमें नवाब, जो अवध पे रहेगा। नाम है सुजाउद्दौला। फेमस आदमी है, इतना ज्यादा भी फेमस नहीं है पर ठीक ठाक फेमस है। ठीक है, इससे लड़कियों की ड्रेस पहनता था। हाँ, मोहम्मद शाह लड़कियों की ड्रेस पहनता था, वस्त्र भी नहीं पहनता था कई बार दरबार में जाने के लिए, तो अलग शौक थे उसके। ठीक है, आप ये मतलब अलग ही खिलाड़ी आदमी है। वेल, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो नवाब है। ठीक है, अच्छा यहां रूलर मत लिखो, मैंने तो गलती से लिख दिया रूलर, बट इसमें सही शब्द लिखना चाहिए नवाब। हमें रूलर टर्म का यूज नहीं करना चाहिए, हमें यहां टर्म का यूज करना चाहिए, दैट इज नवाब। हमें यूज करना चाहिए नवाब। ठीक है, दैट इज नवाब। इंग्लिश में नवाब यूज करिए। अगला नवाब आपका कौन बनता है? अब ये देखिए, नेक्स्ट नवाब, नेक्स्ट नवाब, नेक्स्ट नवाब आपका कौन बना है वो बताइए। नेक्स्ट नवाब अब आपका कौन बना है वो देखिए। सर जी, अगला नवाब बनता सुजाउद्दौला। अगला नवाब बनता है जिसका नाम है सुजाउद्दौला। क्या नाम है? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अगला नवाब है, सुजाउद्दौला। नाम है जी सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला नाम देखने को मिल जाएगा। इसके समय में आपको कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे बैटल ऑफ प्लासी इसके समय में हुआ है, पानीपत का थर्ड बैटल इसके समय में हुआ है। तो इसके समय में प्रमुख घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, क्योंकि टेन्योर बहुत ज्यादा है इसका। ठीक है, टेन्योर बहुत ज्यादा है। 54 से स्टार्ट करेगा और बहुत लंबे समय 75 तक चलेगा। 54 से 1775 कार्यकाल सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। अब इसके बारे में बात करते हैं, इंपोर्टेंट वर्क्स। ठीक है, इंपोर्टेंट वर्क्स पर महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य। इंपोर्टेंट वर्क्स, इंपोर्टेंट वर्क्स। ठीक है, अच्छा सबसे पहले 1757, जिसमें बैटल ऑफ प्लासी होता है, इसी के समय में हुआ बैटल ऑफ प्लासी। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत थर्ड, पानीपत थर्ड बैटल। एंड 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, वो सब इसी के समय में हुए हैं। बक्सर सब इसके समय में हुए। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, प्लासी युद्ध। ठीक है,
और ये है पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत युद्ध। और भाई ये तीसरा है बक्सर युद्ध। ठीक है, ये इस प्रकार से हैं तीनों, कृपया इनको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, जब इसको लिख लोगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपसे लास्ट की 5 मिनट में, जब क्लास की लास्ट हो रही होगी तो उसकी 5 मिनट में आपसे वार्तालाप करेंगे, कुछ खास बातें खास लोगों के साथ। तो आपसे बातें करते हैं लास्ट की 5 मिनट में, खास बातें। आज साल का पहला दिन है तो वो उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जब नोट हो जाए तो बच्चे बता देना, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि जो इलाहाबाद की संधि है वो किसके समय में हुई थी? बेटा इनके समय में हुई थी इलाहाबाद की संधि। सफदरगंज की डेथ कब हुई? 1754 में इसकी डेथ हुई है। इसकी डेथ कब हुई है? 1754 में। तभी तो अगला रूलर जो है अपॉइंट होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पे समझिएगा, इसके समय में सुजाउद्दौला के समय में, सुजाउद्दौला के समय में इलाहाबाद की संधि हुई थी। सुजाउद्दौला के समय में, दौला के समय में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था आपको पता है या नहीं? मुझे ये बता दो कि इलाहाबाद की संधि आपको पता है या नहीं पता है, बस बात खत्म। ठीक है, ये आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलो। इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद टेक प्लेस इन 1765। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन हिज टेन्योर। इलाहाबाद in his tenure. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन हिज टेन्योर। ठीक है, चलिए, क्लियर, पता है? ठीक है। अगर आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में हुई थी वो हुई है, ठीक है, और अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है, जैसा कि मैं आपको जानकारी दे चुका हूं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जानकारी दे चुका हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको उसके बारे में पता होगा। नहीं पता है तो भाई वो गलत बात है, आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, आई कैन नॉट डू मच बरी। लेकिन इसके बाद, इस संधि के बाद अवध साम्राज्य कमजोर होता चला गया। इसके बाद अवध साम्राज्य कमजोर होता चला गया। इसके बाद अवध साम्राज्य कमजोर होता चला गया। इसके बाद अवध साम्राज्य, अवध साम्राज्य कमजोर होता चला गया, कमजोर होता गया। ठीक है, अवध किंगडम, अवध किंगडम became feeble, became feeble after this, became feeble after this। feeble यानी कमजोर होता चला गया। और इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा जो अगला रूलर आएगा, ठीक है, वो आएगा 1775। 1775 में अब किसकी डेथ हो जाएगी? 1775 में सुजाउद्दौला की डेथ हुई। सुजाउद्दौला की मृत्यु, उद्दौला की मृत्यु, सुजाउद्दौला की मृत्यु हुई।
डेथ ऑफ सुजा उद्दौला, डेथ ऑफ सुजा उद्दौला, सुजा उद्दौला, डेथ ऑफ सुजा उद्दौला। सुजा उद्दौला की बाबू क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है सुजा की। और जैसे सुजा उद्दौला की होती है यहां पर डेथ, उसके तुरंत बाद होता है इंपॉर्टेंट काम कि नेक्स्ट जो बंदा है, जो अगला नवाब के तौर पर यहां आएगा, वो इसके पद को ग्रहण कर लेता है, जिसका नाम है आसफ उद्दौला। ठीक है, अभी सुजा है और इसके बाद आ जाएगा आसफ उद्दौला। 75 से 97 तक कौन आ जाएगा, आसफ उद्दौला। नेक्स्ट नवाब आसफ उद्दौला, आसफ उद्दौला, आसफ उद्दौला, आसफ उद्दौला। अब आसफ उद्दौला का जो टेन्योर है बाबू, आसफ उद्दौला का जो टेन्योर है वो रहेगा 75, 10 85, 10 95 यानी 22 साल, यानी 97, 75 से लेके 97, 97 यानी 22 साल इसका टेन्योर रहा है। इसके समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। कोई बच्चा लखनऊ से है क्या हमारे यहाँ, लखनऊ से है कोई, अभी कोई बच्चा है लखनऊ का जो क्लास में बैठा हो? अगर आप लखनऊ से हैं तो आपने लखनऊ में एक बड़ी खास इमारत देखी होगी, बड़ा इमाम बाड़ा, वो इन्होंने बनवाया है। आसफ उद्दौला के द्वारा लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया गया है। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया गया है, इमाम बाड़ा बनवाया गया है, बाड़ा बनवाया गया, इमाम बाड़ा बनवाया गया है, बनवाया गया। लखनऊ के अंदर जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो इन्हों के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, याद रखना। इमाम बाड़ा दैट्स अ बिल्डिंग, दैट इज नोन एज अ बिल्डिंग। तो लखनऊ का जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो यहां पर बनवाया गया है इनके द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन, वजीर अली। ठीक है, वजीर अली कुछ समय के लिए रहेगा, वजीर अली कुछ समय के लिए रहेगा, बहुत छोटे समय के लिए वजीर अली रहा है। और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सदात अली खान। वजीर अली कुछ समय के लिए, वजीर अली रहेगा कुछ समय के लिए, वजीर अली। उसके बाद आएगा सदात अली खान, शादात अली खान, शादात अली खान। वजीर अली रहेगा बहुत, ये एक टेम्परेरी रूलर के तौर पर उभरेगा वजीर अली। ये 1797 से 98 तक टेम्परेरी रूलर, टेम्परेरी रूलर। टेम्परेरी का मतलब है बाबू एकदम अस्थाई रूलर है ये, अस्थाई शासक है ये, अस्थाई शासक है ये, टेम्परेरी रूलर है यानी अस्थाई शासक है ये। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आएगा सदात अली खान जो 98 से 14 तक रहेगा, 98 से 14 तक, 1798 से 1814 तक। इसके समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई है। ठीक है, इसके समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई है, जैसे ब्रिटिशों के साथ जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं वो इन्हों के द्वारा ही किए गए हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसने सहायक संधि कराई थी। जो सहायक संधि आई थी भारत में 1798 में, 1798 में, और 1801 में अवध ने उसको एक्सेप्ट किया था। सदात अली खान के समय में, ये भाई मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा थोड़ा यहां पे ताकि मुझे स्पेस मिल जाए लिखने का। ठीक है, एक सेकंड रुकना। सदात अली खान के समय में 1801 में, 1801 में वेलेसली की सहायक संधि पर अवध ने हस्ताक्षर किए, पर अवध शामिल हुआ, अवध शामिल हुआ। अब ये ट्रीटी ऑफ अलायंस या सहायक संधि क्या होती है
बाबू जब हम बात करेंगे ना आगे, जब हम आगे बात करेंगे किस चीज की बात करेंगे, जब हम ब्रिटिश एक्सपेंशन की बात करेंगे तब हम सहायक संधि के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ट्रीटी ऑफ अलायंस इन 1801, अवध किंगडम accepted treaty of alliance of Wellesley, ट्रीटी ऑफ अलायंस ऑफ वेलेस्ली, ऐसा यहां पर हुआ था, ठीक है, फटाफट। अगर आप ये नोट कर पाए हैं तो बता दीजिए। इसके बाद हम अवध के लास्ट रूलर के बारे में बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट रूलर है, दैट इज वाजिद अली खान। वाजिद वही है, जब कथक होता था ना भारत में, तो अगर किसी ने कथक को फेमस किया है तो दैट इज वाजिद, ठीक है। उनके बारे में बात करेंगे। कथक डांस जो नॉर्थ इंडिया का सबसे फेमस डांस है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, नोट करिए। हाँ भाई, अरे नहीं, स्टाफ जो है अपने भाई थे, जो भाई हैं अपने सारे, ठीक है, भाई कहता हूँ मैं तो, जो टेक्निकल हैं अपने, उनको मैं भाई बोलता हूँ, क्योंकि तुम भाई बोला, हम भाई बोला करें, तुम स्टाफ बोला करो, ठीक है। तो जितने भाई थे वो कह रहे थे सर घर निकल जाएंगे, मैंने कहा यार आराम से मौज मारो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है वाजिद अली शाह, जो लास्ट रूलर यहां पर हो जाएगा। वाजिद अली शाह बिकेम द लास्ट अवध रूलर, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं भाई, हाँ ठीक है। अच्छा यहां पे एक बात समझना, 1814 से लेकर 1814 से लेकर और 1827, 1814 से लेकर 1814 से 1827 अवध पर दुर्बल शासकों का शासन रहा। अवध पर दुर्बल शासकों का शासन रहा। अवध पर दुर्बल शासकों का शासन रहा। दुर्बल शासकों का शासन रहा। अवध रूल्ड बाय फीबल रूलर्स। अवध रूल्ड बाय फीबल रूलर्स। जो अवध है दैट इज रूल्ड बाय, अवध रूल्ड बाय फीबल रूलर्स। कमजोर शासकों के द्वारा इसके ऊपर जो है शासन किया गया है। और 1827 में आता है, 1827 में आता है यहां पर वाजिद अली शाह। 1827 में कौन आता है? दैट इज वाजिद अली शाह। 1827 में पर्सन का नाम है वाजिद अली शाह। अब जो वाजिद अली शाह आया है ये लास्ट रूलर है अवध का, नाम है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, दिस इज लास्ट रूलर, ये है अंतिम शासक है, ठीक है, अवध का अंतिम शासक है, लास्ट रूलर ऑफ अवध, लास्ट रूलर ऑफ अवध।
लास्ट रूलर ऑफ अवध, अवध। तो बाबू ये है अवध का लास्ट रूलर, ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ अवध आपको यहां देखने को मिल जाएगा, है ना। अब इसके समय में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी कि जो कथक नृत्य होता है उसने इसको पैट्रोनाइज किया, अपने शासनकाल में अवध जो कथक नृत्य है उसको होने दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, नोट करिए फटाफट। ठीक है, ये आप लिखो कि इसने कथक को बड़ा फेमस कर दिया, काफी फेमस आदमी ये रहा है, और इसी के शासनकाल का जो अंत होगा वो होगा हड़प नीति के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करिए, आगे हम बात करेंगे 1856 में क्या हुआ है। डलहौजी नाम का एक आदमी है जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल के तौर पर रहेगा। इसका टेन्योर कितना है बाबू, 1827 में ये बनता है नवाब, नवाब बना, नवाब बना, और इसका टेन्योर खत्म होगा 1827 से 56 के बीच में, तो 56 में इसका कार्यकाल समाप्त होता है। तो जो 1856 होगा ना मेरे भाई, जो 1856 होगा वहां की बात होगी, ठीक है। चलिए 1856 में, 1856 में डलहौजी, डलहौजी की हड़प नीति द्वारा, हड़प नीति द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर, एकमात्र राज्य है जिस पर कुशासन का आरोप लगा। हड़प नीति में क्या था कि अगर कोई मुगलों के खिलाफ काम करेगा, अगर कोई मुगलों के खिलाफ काम करेगा, पहला काम है ये। दूसरा काम है कि अगर वहां पर कोई भी ऐसा संतान ना हो जो उनका उत्तराधिकारी बन पाए, बेटा होना चाहिए। अगर किसी के बेटा नहीं होता, अगर कहीं पे माहौल खराब होता है, कोई ब्रिटिशर्स के विरोध में काम करता है, तो वो सब के सब ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगे। ये थी हड़प नीति, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। तो क्या बोला मैंने, डलहौजी की हड़प नीति द्वारा, 1856 में डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा बड़े ही इंपोर्टेंट तरीके से, हड़प नीति के द्वारा अवध को अंग्रेजी हुकूमत में मिलाया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया गया, में मिलाया, ठीक है, याद रखना। ओके चलो, डलहौजी को हिंदी में लिख दो। ले भैया, और बता, कुछ और करूं, पैर दबा दूं? खैर हो गया, चलिए। अच्छा ये तो हो गया अपना क्लियर, मैटर हो गया पूरा। अच्छा इसके अलावा याद रखना, डलहौजी ने, इसके बाद ये अवध खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये अवध खत्म हो जाएगा। अरे यार फिर से मैंने रूलर लिख दिया इधर यार, रूलर अगर मैंने कहीं पे रूलर लिख लिया है ना तो यार उसको आप अपने हिसाब से सही कर देना, यहां रूलर नहीं लिखना चाह रहा था मैं। अगर कहीं पे मैंने रूलर लिख भी दिया है तो तुम इससे सही कर सकते हो अपने आप भी, ठीक है, नाटक मत करो एक कह रहा कि सर पीछे भी रूलर लिख दिया। अब लिख ले, फिर नवाब लिख लो बाबू, उसको मैं बोल दिया जब एक बार ऐसे काट के लिख दिया, आदत पड़ी हुई है ना रूलर पढ़ा पढ़ा के, तो हर जगह रूलर ही लिखा जा रहा है, ठीक है, और रूलर भी सही नहीं होता, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कुशासन का आरोप लगाया, कुशासन के आरोप पर, कुशासन के आरोप पर, कुशासन आरोप, एलिगेशन ऑफ मिसगवर्नेंस, एलिगेशन ऑफ मिसगवर्नेंस, मिसगवर्नेंस, एलिगेशन ऑफ मिसगवर्नेंस। अच्छा जो डलहौजी है, डलहौजी ने अवध को चेरी कहा था, अवध को क्या कहा था, अवध को डलहौजी ने कॉल्ड अवध इज ए चेरी, अवध इज ए चेरी, चेरी खाने का फ्रूट होता है, ठीक है, इसने अवध को चेरी कहा, अवध को चेरी कहा, चेरी कहा, अवध को क्या कहा भाई, चेरी कहा। सर चेरी क्या होती है, अब वही बात है
कि अब तुम देखोगे बड़े लेवल की ड्राइंग का मुशायरा। अब देखो इस लेवल की ड्राइंग अब मैं करके दिखाता हूं तुम्हें क्या होती है चेरी। अब तुम्हें लगेगा कि हल्की मोटी बात है, अरे क्या मतलब। अरे यार कलर कहाँ से बदलते हैं, अच्छा इसमें तो कलर बहुत कम है। अच्छा तो इस कलर की बनाऊं, इस कलर की बनाते हैं, ठीक है ठीक है ओके। और एक और डुप्लीकेट कर ली, ओके ये करा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है व्हाइट कलर की शेडो भी बना देते हैं, व्हाइट कलर की शेडो भी बना देते हैं। मेरे ख्याल से कलर दूसरा करना चाहिए हमें, कलर हम करते हैं लाल। अब ठीक लग रही है मेरे ख्याल से तो, बहुत बढ़िया जच रही है। इसको कहा जाता है चेरी, समझ गए, खाने का आइटम होता है एक, चेरी कहा था। ड्राइंग देख रहे हो भाई की, हाँ अबे बेर नहीं होता, चेरी चेरी होती है। हम्म अब बताओ ड्राइंग कैसी है मेरी। हाँ, डलहौजी ने कहा था कि अवध तो एक चेरी है, अगर हम भारत के ऊपर राज करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम अवध को ही हड़पेंगे। ठीक है, यस सर, इस प्रकार से आपको यहां देखने को मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपने नोट कर लिया है तो फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, आप तो आर्टिस्ट हो, अरे छोटा मोटा आर्टिस्ट नहीं हो बाबू। अबे संतरे कहां से आए, अबे तुझे संतरे कहां से लग रहे हैं बाबू ये। ठीक है चलिए, सर इसकी जो डंडी है वो हरी होती है, भाई हमारे यहाँ ऐसी आती है। चलो आगे बढ़िए, अरे हो जाएगा प्रियंका, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक तो बच्चों को पता नहीं ये क्यों रहता है कि ये कब होगा और वो कब होगा, अरे भैया सारी चीजें होंगी, कैसी बात कर रहे हो छोटी टूची बात करते हैं आप। तो देखो अब हम बात करते हैं अगला साम्राज्य, हैदराबाद। हैदराबाद की बात करते हैं, हैदराबाद 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हैदराबाद, 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 जो हैदराबाद साम्राज्य की बात कर रहे हैं, हैदराबाद। अब हैदराबाद एक किंगडम कैसे बना है, ठीक है, हैदराबाद एक किंगडम कैसे बना है, निजामुल मुल्क के द्वारा 1724 में, निजामुल मुल्क के द्वारा, नाम है निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क के द्वारा, मुल्क के द्वारा 1724 में, मोहम्मद शाह के समय में या 1724 में हैदराबाद, हैदराबाद की स्वतंत्र साम्राज्य के तौर पर, स्वतंत्र साम्राज्य के तौर पर स्थापना की गई, स्वतंत्र साम्राज्य के तौर पर स्थापना की गई, स्थापना की गई, स्वतंत्र साम्राज्य के तौर पर स्थापना की गई हैदराबाद की। ठीक है चलिए, ठीक है, हैदराबाद वाज एस्टैब्लिश्ड बाय निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क के द्वारा ही स्थापना की गई है, निजामुल मुल्क की संस्थापक है निजाम उल मुल्क। अब मैं इसके बारे में बताता हूं, निजामुल मुल्क के बारे में, निजामुल मुल्क के बारे में बताता हूं। यही है फाउंडर, हैदराबाद के लिए फाउंडर हो जाएगा। हालांकि ये सबसे रिच घराना है, ये सबसे रिच एरिया है, ठीक है। और जो मोहम्मद शाह नाम का आदमी था, मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इसको आसफ खान की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह, मुगल बादशाह मोहम्मद खान ने, मोहम्मद शाह ने आसफ खान की उपाधि भी दी है। इसको कौन सी उपाधि दी है, आसफ खान की उपाधि, आसफ खान की उपाधि।
आसफ खां की उपाधि दी? गिव द टाइटल ऑफ आसफ खान, गिव द टाइटल ऑफ आसफ खान। जो मोहम्मद शाह था, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, गिव द टाइटल ऑफ, गिव द टाइटल ऑफ, गिव द टाइटल ऑफ आसफ खान। आसफ खान की उपाधि किसको दी है बाबू? निजामुल मुल्क को। निजामुल मुल्क की बात कर रहा हूं। हालांकि ये इतना ज्यादा बड़ा शासक नहीं था, ज्यादा लंबे समय इसका टेन्योर नहीं चल पाया। 48 में डेथ होती है। इसके बाद इसका बेटा आएगा नासिरुद्दौला, ठीक है। 1748 में डेथ हो गई, 1748 में इसकी डेथ हो गई, मृत्यु। तो इसका टेन्योर कितना हुआ? ऑब्वियस ही बात है जी, इसका टेन्योर कितना हो जाएगा फिर? 1724 से 48। फिर बैठेगा नासिरुद्दौला, ठीक है। अगला निजाम। अच्छा, यहां जो प्रमुख होता था उसको निजाम बोलते थे, ठीक है। यहां जो प्रमुख होता था इसको बोलते थे हैदराबाद को निजाम। तो नेक्स्ट निजाम कौन बनेगा? नेक्स्ट निजाम। जैसे उधर नवाब बोल लेते हैं, निजाम बोलते हैं, निजाम बोलते हैं। तो अगला निजाम बनेगा क्या? नासिरुद्दौला, 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 ठीक है। नासिरुद्दौला बनेगा, नासिरुद्दौला यहां बनेगा। फटाफट नोट करिए, नासिरुद्दौला बनता है, ठीक है। ये एक दुर्बल शासक रहेगा। क्या रहेगा? एक दुर्बल शासक रहेगा, फीबल रूलर, दुर्बल शासक रहेगा। ये दुर्बल शासक रहेगा, ठीक है। नॉट ए पावरफुल रूलर, ठीक है। चलिए, इसके बाद निजामुल मुल्क बनेगा और बनते चले जाएंगे। अच्छा, निजामुल मुल्क जो है इसके बारे में, ठीक है, सॉरी, इसके बाद निजामुल मुल्क नहीं बनेगा, ठीक है। दैट इज निजाम, निजाम खान बनेगा। चिंकलिच खान इसी का नाम था, चिंकलिच खान, चिंकलिच खान यही था, चिंकलिच खान यही था, ठीक है, याद रखना। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा, आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके बाद जो साम्राज्य होंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू मिस्टर रवि। अच्छा लगा मुझे आप सभी यहां आए और बड़े लेवल पर इस चीजों को समझने की कोशिश करी, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। इसके बाद की जो कहानी होगी, नासिर जंग आएगा, नासिर जंग इसी के बाद आएगा। नासिरुद्दौला के बाद नासिर जंग आएगा। नासिर जंग काफी फेमस आदमी है, काफी फेमस होगा आगे चल के। तो जो मैं 5 मिनट की कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि देखो भाई, अब जैसे न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है ना, तो ये रेजोल्यूशन तो बच्चों वाली चीजें हैं। आप बस ये देखिए कि ये साल आपका वो साल होना चाहिए जिसमें आप अपना सिलेक्शन वगैरह पूरा करें, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से पढ़िए। सर कोई बुक बता दीजिए इसके अलावा। सुनो मेरे बच्चे, वर्षा, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो इसका मतलब है आप ऑलरेडी 3 से 4 किताब पढ़ रहे हो। मैं अब से पहले पॉलिटी की 3 किताब लिख चुका हूं, हिस्ट्री की 3 किताब लिख चुका हूं। तो आपको ये सोचने की तो जरूरत ही नहीं है कि इसके अलावा कौन सी किताब पढ़ें। लेकिन अगर फिर भी आप सोचते हो तो शायद आप में वो मानसिकता भी उपलब्ध नहीं है जिससे कि आप समझ पाए वास्तविकता में चीजें क्या है, ठीक है। पहले तो ये समझो तुम, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं बेटा, जितना लोग स्लाइड ला ला के 3-4 जगह से देख दाख के पढ़ाते हैं ना बाबू, इतना मैं आपको याद करा दे रहा हूं, और जो लिख रहा हूं वो अलग, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, देखो मैं हमेशा आपके साथ हूं, और वो लाइन आपने सुनी होगी कि हम ना होंगे कोई हमसा होगा, पर ये जमाना चलता रहेगा। देखो भाई, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, पर कोई जीतना ना नहीं हो सकता। कोई मैं नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना, ठीक है। मैं हमेशा ही आपके लिए चाहता हूं कि आपका अच्छा हो, और बिना अपने स्वार्थ के मैं इन सभी के बारे में प्रयास करता हूं कि आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए। और मतलब कई बार कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर थोड़ा वैसे बोलते हैं, सर कुछ भी बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखिए। अगर मैं फर्स्ट डेट को भी क्लास ले रहा हूं तो शायद आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी चीजें ऐसे चलती रहेंगी। बाकी 6 भी बजने वाले हैं,
तो जो वीडियो है जो वो वीडियो सीरीज है हमारी किंग्स वाली वीडियो सीरीज इंस्टाग्राम पर जीतराना.77 पर, वो भी अपलोड जो है होने वाली है। ऑटोमेटिकली वो शेड्यूल्ड होती हैं, तो जैसे ही 6 बजेंगे वो इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप सभी के फोन में इंस्टाग्राम है तो वहां जाके जरूर देख लेना, और बहुत बड़े लेवल पे वो सीरीज है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी एज ए इंडियन, एज ए यूथ, एज ए एस्पिरेंट, आपके लिए वो बहुत बेस्ट रहने वाली है, तो आप जरूर देख लेना, ठीक है। जी हाँ, हाँ कोई सच में मेरे जैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, याद रखिएगा, आपकी सिलेक्शन की जितनी चाहत आपको है इतनी ही मुझे भी है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर जाए, मुझे इंतजार है आपका, ठीक है। ठीक है, अगर आप अपने मन में, अगर सिलेक्शन लेने के बाद आप अपने मन में भी याद रखेंगे तो मेरे लिए उतना भी पर्याप्त होगा, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप अपने जीवन में अच्छा कर पा रहे हैं, तो दैट्स परफेक्ट। जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, और जो बच्चे के पास है वो वहां जाके देख सकता है, और जिसके पास नहीं है उसके लिए भी कुछ दिनों में इंतजाम करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, याद रखना आई एम हियर, एंड तब तक के लिए